हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बादल एवं वर्षा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जो साथी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। इस वीडियो के अंतर्गत हम बादल कैसे बनते हैं, बादल के कितने प्रकार होते हैं और कौन सा बादल कौन सी वर्षा कराने में सहायक होता है, और वर्षा क्या होती है, वर्षा के प्रकार कैसे होते हैं और कौन कौन से प्रकार की वर्षा सबसे ज्यादा किन किन जगहों पर पाई जाती है, उन सभी चीजों के बारे में आज हम समझने का प्रयास करेंगे। और जितने भी आपको इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न होंगे, उन सभी के उत्तर आपको आज के इस वीडियो के अंतर्गत मिल जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीजों को समझना होगा, दो तीन परिभाषाओं को जानना होगा जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप इन परिभाषाओं को जान लेते हैं तो आपका जो ये टॉपिक है बादल एवं वर्षा, ये बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाष्पीकरण की। बाष्पीकरण क्या होता है? जब द्रव, यानी जल कह सकते हैं या द्रव कह सकते हैं, धीरे धीरे बाष्पीकृत होकर वायु में मिल जाता है। कहाँ पर मिल जाता है? वायु में मिल जाता है। तो इस क्रिया को बाष्पीकरण की क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं? बाष्पीकरण की क्रिया कहते हैं। मतलब मान लीजिए धरातल पर कोई द्रव है और ये बाष्पीकृत होकर कहाँ पर मिल जाए? ये बाष्पीकृत होकर वायु में मिल जाए। और जब ये वायु में मिल जाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? बाष्पीकरण कहते हैं। और हम इसे दूसरी भाषा में कह सकते हैं, जल की द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन को क्या कहेंगे? बाष्पीकरण कहेंगे। इसके बाद एक और चीज समझनी होगी, संघनन। संघनन क्या होता है? तो जल के गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। जल के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। और इसमें ओस हो गया, कोहरा हो गया, कुहासा हो गया और बादल हो गया, तो ये सभी चीजें संघनन की क्रिया से ही बनते हैं और इसे संघनन के रूप में भी कहा जाता है। इसके बाद में उषांक। उषांक क्या होता है? वायु के जिस तापमान दर पर, तापमान पर यानी मतलब जो टेम्परेचर होता है, वायु का जो टेम्परेचर होता है, और जल अपनी गैसीय अवस्था से, जो उसकी गैसीय अवस्था होती है, तरल तरल या ठोस अवस्था में अगर परिवर्तित होता है, तो उस टेम्परेचर को, वायु के उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? उषांक कहते हैं। और आर्द्रता क्या कहते हैं? आर्द्रता किसे कहते हैं? वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को ही क्या कहेंगे? आर्द्रता कहेंगे। यानी वायुमंडल में जितनी भी जलवाष्प स्थित है या जितनी भी जलवाष्प की मात्रा है, उसे हम क्या? आर्द्रता कहते हैं। और प्रति इकाई आयतन में इसकी मात्रा 4% होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो फैक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रति इकाई आयतन में इसकी मात्रा कितनी होती है? 4% होती है। और महासागरों में इसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, यानी सर्वाधिक होती है। कहाँ पर? महासागरों में। इस वीडियो की पीडीएफ, अन्य सभी वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। तो वहां आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वीडियो की जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में ये फिगर के माध्यम से वही सब चीजें समझाई गई हैं जो मैंने यहाँ पर आपको समझाई हैं, जैसे बाष्पीकरण, संघनन हो गया, कोशांक हो गया, आर्द्रता हो गया, ये सभी चीजें आपको इस फिगर के माध्यम से समझाई गई हैं। आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग समझ सकते हैं, सारी चीजों को एक बार फिर से समझने का प्रयास कर सकते हैं। देखिए, जैसे क्या है, ये जलवाष्प, नीचे जल है और ये जलवाष्प क्या है? बाष्पीकृत होकर जा रहा है ऊपर, बाष्पीकरण इसका हो रहा है। और जब ये इसका बाष्पीकरण हो रहा है तो ये क्या है? एक जगह पर इकट्ठा हो रहा है, कंडेंसेशन बन रहा है, मतलब यहाँ पर क्या? बादल बनना स्टार्ट हो रहे हैं। और फिर यही बादल बाद में क्या करते हैं? वर्षा कराने में सहायक होते हैं। ये बादल क्या करते हैं? बाद में वर्षा कराने में सहायक होते हैं। तो इन चीजों को आप समझने का प्रयास करिए। अब हम टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है वर्षा। तो देखिए, वर्षा वर्षा क्या होती है? जलवाष्प की बूंदें जल के रूप में जब पृथ्वी पर गिरती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को वर्षा कहते हैं। जब जलवाष्प की बूंदें हैं जो पृथ्वी पर गिरती हैं, तो उसको वर्षा कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर वर्षा तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है संवहनीय वर्षा, दूसरी होती है पर्वतीय वर्षा, तीसरी होती है चक्रवाती वर्षा। उत्पत्ति के आधार पर केवल तीन प्रकार की वर्षा होती है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। उत्पत्ति के आधार पर वर्षा तीन प्रकार की होती है, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। इन तीनों वर्षाओं के बारे में हम डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं और बाकी चीजों को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संवहनीय वर्षा की, यानी कन्वेक्शनल रेनफॉल की बात करते हैं। इसकी बात करने से पहले आपको एक एग्जाम्पल देते हैं जिसका नाम है संवहनीय धारा का। ये क्या होता है? संवहनीय
धारा क्या होता है, इससे संबंधित ये टॉपिक है। जब इस टॉपिक को आप समझेंगे तो आप संवहनीय वर्षा के बारे में भी डिटेल से समझ जाएंगे। तो हम बात करते हैं संवहनीय धारा क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए, किसकी बात करते हैं, संवहनीय धारा की। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मान लीजिए आप घर पर हैं और आप एक छोटे से भगोने में या किसी भी बर्तन में, पॉट में दूध बॉयल कर रहे हैं। क्या बॉयल कर रहे हैं, दूध बॉयल कर रहे हैं। ये दूध भरा हुआ है, इसको बॉयल कर रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं। अब देखिए, जब आप बॉयल कर रहे हैं, नीचे यहाँ पर आप फ्लेम जला रहे हैं, ये नीचे फ्लेम जल रही है। जब इसको बॉयल करते हैं, अगर मान लीजिए स्लो फ्लेम है, बहुत ही हल्की फ्लेम है, तो क्या होगा, जब हल्की फ्लेम है तो दूध के एक तरीके से उबाल से बनना स्टार्ट होंगे, इस तरीके से उबाल बनना स्टार्ट होंगे। और ये ऊपर तक उबाल तो जाएंगे, लेकिन क्या है, बाद में वापस आ जाएंगे। तो जैसे इस तरीके से उबाल बनेंगे, ऊपर आ जाएंगे और फिर बाद में नीचे गिर जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे गिर जाएंगे। तो इस तरीके से उबाल बनेंगे और नीचे गिरते रहेंगे। क्यों, क्योंकि जहां तक इसकी फ्लेम ऊपर तक पहुंचेगी, वहीं तक तो धारा प्रवाहित होगी। ऐसा तो है नहीं, जब हाई फ्लेम होती है तो पूरे में इसके धारा जो फ्लेम पहुंच रहा है तो पूरे में धारा प्रवाहित हो रही है। तो क्या है, ये ज्यादा ऊपर जाने की वजह से ये क्या है, नीचे गिरने लगता है। तभी तो दूध नीचे गिरता है, जब ज्यादा ऊपर चला जाता है। अगर मान लो ज्यादा ऊपर ना जाए तो क्या होगा, तो ये वहीं पर नीचे गिर जाता है तुरंत ही, जैसे बर्तन में ही क्या होता है, ऐसे नीचे गिर जाता है। इस तरीके से नीचे गिरना स्टार्ट होता है। और आपने देखा भी होगा, जब बड़े से बर्तन में दूध उबाला जाता है और नीचे में क्या होता है, धारा जो फ्लेम जलाया जाता है, तो दूध कैसे इस तरीके से उबाल मारता है, इस तरीके से अंदर ही अंदर उबाल मारता है, लेकिन बहुत ऊपर तक नहीं जा पाता है। इसी को हम संवहनीय धारा के तौर पर जानते हैं। चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं एक बार, फिर अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। देखिए, बात करते हैं संवहनीय वर्षा की, तो इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। ठोस, गर्म एवं आर्द्र पवनों के ऊपर उठने से इसकी उत्पत्ति होती है। जब ठोस, गर्म एवं आर्द्र पवनें ऊपर उठती हैं तो क्या होती है, संवहनीय वर्षा की उत्पत्ति होती है। और जब धरातल बहुत गर्म हो जाती है तो उसके संपर्क में आने वाली पवनें भी गर्म होकर ऊपर उठती हैं, और यह क्या करती हैं, संवहनीय धाराओं का निर्माण करती हैं। याद रखिएगा, मान लीजिए कि आग जल रही है, एक जगह पर क्या है, आग जल रही है, और उसमें आप लोग अगर मान लीजिए हवा को या वायु को प्रवाहित करते हैं, वायु छोड़ते हैं, हवा छोड़ते हैं, तो ये क्या है, ये जाती है। और अगर सामने कोई बैठा है तो उसको, उसके पास जो वायु पहुंचेगी वो कैसी पहुंचेगी, गर्म पहुंचेगी, क्योंकि ये गर्म क्षेत्र से होकर निकली है, तो ये क्या पहुंचेगी, गर्म होती है। और उसी प्रकार से अगर मान लीजिए ये धरातल है, और ये धरातल जब गर्म होता है, कैसा होता है, ये धरातल धूप की वजह से बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। किसकी कारण की वजह से, धूप की वजह से। धूप की वजह से अगर ये धरातल गर्म हो गया है और इसमें अगर वायु आएगी, वायु तो नॉर्मल होती है, अगर वायु आती है, वायु प्रवाहित होती है, तो ये क्या है, ये जब वायु प्रवाहित होगी इसमें, तो ये धारा कैसी बनेगी, तो ये गर्म हो जाएगी, वायु गर्म हो जाएगी और ये ऊपर उठना प्रारंभ कर देगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, संवहनीय धारा के तौर पर ये ऊपर उठना प्रारंभ हो जाती है। कैसे, संवहनीय धारा के तौर पर। और इसी प्रकार से संवहनीय धारा का निर्माण होता है। और जब यह ऊपर चली जाती है, और ऊपर चली गई मान लो, तो वायु क्या हो जाएगी, वायु तो ठंडी हो जाएगी। ऊपर जाने पर वायु कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी ऊपर जाने पर। और जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसमें जो उपस्थित जलवाष्प है, उसमें उपस्थित क्या है, जलवाष्प है। और जलवाष्प उपस्थित है तो इनका क्या होने लगता है, संघनन होने लगता है, इनका संघनन होने लगता है। और संघनन के बारे में मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको समझाया था कि संघनन क्या होता है, जल के गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। या तो तरल अवस्था में हो जाएगा या तो ठोस अवस्था में हो जाएगा। किस प्रकार से, देखिए, अब मान लीजिए जल की एक गैसीय अवस्था है, यानी गैसीय अवस्था कौन सी है, बाष्पीकरण या बाष्प कह लेते हैं। बाष्प क्या है, गैसीय अवस्था है। या फिर आपने देखा होगा कि जब भी घर पर कुछ बनाया जाता है तो उस पर कुछ ढक दिया जाता है, और जब उसको हम ढकते हैं और अचानक से उसको हटाते हैं तो एकदम अचानक से बाष्प निकलती है। तो वो क्या होती है, जल की गैसीय अवस्था होती है। होता जल ही है, लेकिन किस अवस्था में होता है, गैसीय अवस्था में होता है, और गैसीय अवस्था में होकर उड़ जाता है। तभी तो देखते हैं कि सब्जी में या फिर पानी हम बहुत डालते हैं और पकने के बाद में पानी कम रह जाता है, तो वो क्या है, बाष्पीकरण होकर बाष्प बनकर बाहर निकल जाता है। वो जल गैसीय अवस्था में बनकर बाहर निकल जाता है। और जब यही गैसीय अवस्था तरल, यानी वापस से जल बन जाता है, वापस से जल बन जाता है, या ठोस, वापस से क्या,
जल का जो जो ठोस फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, सॉरी, जल का जो ठोस फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, बर्फ होता है, बर्फ। तो ये क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, तो इस क्रिया को ही हम संघनन की क्रिया कहते हैं। आपने देखा भी होगा कि सब्जी बन रही है और उस पे कुछ बर्तन ढका हुआ है, और जैसे ही हम उसको हटाते हैं, जैसे ही उसको हम बर्तन को हटाएंगे तो उसमें अचानक से छोटी 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 बूंदे आपको देखने को मिलेंगी, जल की बूंदे देखने को मिलेंगी। तो वो क्या है, वाष्प ही थी, लेकिन क्या है, अब वो तरल अवस्था में हो गई, मतलब उसका संघनन हो गया है। क्या हो गया है, संघनन हो गया है। तो इन चीजों को समझने का प्रयास करिए। तो उसका जब संघनन हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जब ऊपर वायु ठंडी हो जाती है तो इसे में उपस्थित जलवाष्प का संघनन होने लगता है। और संघनन से किस प्रकार के मेघ बनते हैं, कपासी मेघ बनते हैं। और कपासी मेघ याद रखिएगा, घनघोर वर्षा कराते हैं। कपासी मेघ घनघोर वर्षा कराते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं, संवहनीय वर्षा भी कहते हैं। और किन जगह पर ये सबसे ज्यादा वर्षा होती है, विषुवतीय रेखीय प्रदेश अथवा शांत पेटी डोल्ड्रम में इस प्रकार की वर्षा अत्यधिक मात्रा में होती है। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में प्रायः प्रतिदिन दोपहर के पश्चात बिजली की चमक तथा मेघ गर्जन के कारण यहाँ पर संवहनीय वर्षा होती है। अब हम बात करते हैं पर्वतीय वर्षा के बारे में। आखिर पर्वतीय वर्षा क्या होती है, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए, जब जलवाष्प युक्त गर्म वायु किसी पर्वत या पठार की ढलान के साथ ऊपर चढ़ती हैं, ये देखिए जलवाष्प युक्त गर्म वायु है, ये क्या हो रही है, पर्वत के साथ या पठार के साथ क्या हो रही है, ऊपर चढ़ रही है। और जब ये ऊपर चढ़ेगी, सिंपल सी बात है, आप भी अगर पर्वत या कहीं पर गए होंगे किसी भी जगह पर, तो जैसे ही आप पर्वत पर ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो वहां पर क्या होता है, ठंड बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और जब ठंड बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, मतलब क्या है, अभी तो स्टार्टिंग में नीचे गर्मी है, गर्म जलवायु, जब ऊपर जाएगी तो क्या होगी, ये ठंडी जलवायु होगी। और जैसे ही ठंडी होगी ये जलवायु, जो जलवाष्प है वो ठंडी हो जाएगी, तो इसका क्या, संघनन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ये जलवाष्प के तौर पर ऊपर गया पर्वत के सहारे, और ये अभी तो गर्म है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं। और जब गर्म है और जैसे ही ऊपर पहुंचता है, इसको यहाँ पर ठंडा होना पड़ जाएगा। कैसा, ठंडा हो जाएगा, यानी वहां पर ठंडी होती है पर्वत के ऊपर, तो ठंडा जलवाष्प जब ठंडी होने लगती है तो इसके कारण इसमें क्या होता है, संघनन होना स्टार्ट हो जाता है, संघनन होना स्टार्ट होता है। और जैसे ही जलवाष्प का संघनन होता है, और इस प्रकार से क्या होती है, वर्षा होना प्रारंभ हो जाती है। और संघनन के पश्चात जो वर्षा होती है उसे हम क्या कहते हैं, पर्वतीय वर्षा कहते हैं। और यह वर्षा उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहां पर्वत श्रेणी समुद्र तट के निकट तथा उसके समानांतर हो। संसार की अधिकांश वर्षा है जो वो इसी रूप में होती है। किस रूप में, पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है। पर्वतीय वर्षा में दो पॉइंट और हैं जिनको हमें समझना होगा। एक तो पॉइंट है पवनाभिमुख ढाल, एक क्या है, पवनाभिमुख ढाल, और दूसरा क्या है, पवनाभिमुख ढाल। पवनाभिमुख और पवनाभिमुख में अंतर क्या है, देखिए जो ढाल ऊपर तरफ जाती है, जो ढाल ऊपर तरफ जाती है इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पवनाभिमुख कहते हैं, इसे हम कहेंगे पवनाभिमुख। याद रखिएगा, भिमुख मतलब हो जाएगा ऊपर तरफ जाना, और पवना विमुख मतलब क्या हो जाएगा, जो ढाल नीचे तरफ जाती है इसे कहेंगे पवना विमुख, कहेंगे इसे पवना विमुख कहते हैं। पवना विमुख ढाल और पवना विमुख ढाल कहेंगे। अब देखिए इसको समझते हैं। पर्वतीय क्षेत्र का जो ढाल पवन के सम्मुख वर्षा होती है, मतलब पवन के जस्ट सामने जो वर्षा हो रही है, इसको हम पवना विमुख या पवना भिमुख, सॉरी, पवना भिमुख वर्षा, जो कि गर्म एवं आर्द्र वायु की वजह से होती है, तो हम क्या कहते हैं, पवनाभिमुख वर्षा के तौर पर जानते हैं। और यहाँ आज सबसे अधिक वर्षा होती है, पवनाभिमुख में जो वर्षा होती है वो सबसे अधिक वर्षा होती है। इसके बाद में पवनाभिमुख या वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं, यानी रेन शेडो रीजन। तो देखिए, पवन पर्वत के जिस ढाल के सहारे नीचे उतरती है, ये पवन है जो या वृष्टि छाया प्रदेश है, तो ये जो पर्वत के जिस ढाल के सहारे जो नीचे उतर रही है, नीचे उतरती है, तो इस प्रकार की पवनों को आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं, आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। और इसकी कमी हो जाती है, क्या हो जाती है, आपेक्षिक आर्द्रता की जो पवनों में कमी हो जाती है, और इसके फलस्वरूप जो वर्षा की मात्रा है वो बहुत ही कम हो जाती है। मतलब अगर ह्यूमिडिटी ही नहीं होगी तो वर्षा की मात्रा भी कम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं चक्रवाती वर्षा के बारे में। चक्रवाती वर्षा जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए, जो वर्षा चक्रवातों के कारण होती है उसे हम क्या कहते हैं, चक्रवाती वर्षा
कहते हैं। इस प्रकार की वर्षा हिमवृष्टि यानी स्नोफॉल विशेषकर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवाती क्षेत्रों में होती है। कहाँ पर होती है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवाती क्षेत्रों में ये वर्षा होती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में एक प्रकार और है तड़ित झंझावत। तड़ित झंझावत क्या होता है या थंडर स्ट्रोम क्या होता है? देखिए यह स्थानीय तूफान या झंझावत है, तीव्र हवाएं चलती हैं इसमें और कपासी वर्षा मेघों से गरज चमक के साथ तीव्र वर्षा होती है। जैसे कि कपासी वर्ष जो कपासी मेघ बने हुए हैं ये, और इनके कारण क्या हो रहा है, इसमें बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग होती है। क्या होती है? ये देखिए लाइटनिंग हो रही है जिस प्रकार से, और लाइटनिंग होने के साथ में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वर्षा होती है, तो इसे क्या कहते हैं? इस प्रकार की वर्षा को बादलों का प्रस्फोट या क्लाउड बर्स्ट भी कहा जाता है, यानी बादलों का फटना भी कहा जाता है, क्लाउड बर्स्टिंग। तो क्लाउड बर्स्ट किस प्रकार की वर्षा को? तड़ित झंझावत या थंडर स्टॉर्म को कहा जाता है। और ये कपासी वर्षा मेघों से गरज की चमक के साथ में तीव्र वर्षा इसमें होती है। इसके बाद में एक चीज और आती है कृत्रिम वर्षा। तो देखिए कृत्रिम वर्षा क्या होती है? कृत्रिम वर्षा को मेघों का कृत्रिम बीजारोपण या आर्टिफिशियल सीडिंग भी कहा जाता है। अर्थात इसमें एक विशेष प्रकार के मेघों को संतृप्त करके वर्षा कराई जाती है, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से मेघों को बनाया जाता है, और इन मेघों को बनाए जाने से क्या होती है? वर्षा होती है। तो इस प्रकार की वर्षा को कृत्रिम वर्षा कहते हैं। कृत्रिम वर्षा मानव निर्मित गतिविधियों के माध्यम से बादलों को बनाने में और फिर उनसे वर्षा कराने की क्रिया को कहते हैं। कृत्रिम वर्षा को कृत्रिम क्लाउड सीडिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृत्रिम क्लाउड सीडिंग। कृत्रिम वर्षा करने के लिए कृत्रिम बादल बनाए जाते हैं जिन पर सिल्वर आयोडाइड और सूखी बर्फ जैसे ठंडा करने वाले रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कृत्रिम वर्षा होती है। किसका किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का और सूखी बर्फ जैसे ठंडा करने वाले रसायनों का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा कृत्रिम वर्षा से संबंधित कुछ फैक्ट हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए विश्व में पहली बार इजराइल एवं रूस ने सफल प्रयोग किया था। पहली बार प्रयोग किसने किया था? इजराइल ने। अगर सफल प्रयोग की बात की जाए तो रूस ने सफल प्रयोग किया था, इजराइल एवं रूस में सफल प्रयोग किया गया था। और भारत में पहली बार गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रोजेक्ट रेन ड्रॉप चलाया गया था, परंतु यह कैसा रहा था? असफल रहा था। पहली बार कहाँ चलाया गया था? गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में। प्रोजेक्ट का क्या नाम था? प्रोजेक्ट रेन ड्रॉप चलाया गया था, और ये कैसा रहा था? असफल रहा था। 22 अगस्त 2017 को कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में कृत्रिम वर्षा के लिए वर्षाधारी परियोजना प्रारंभ की थी। कौन सी परियोजना? वर्षाधारी परियोजना। अब हम बात करते हैं बादल के बारे में। बादल क्या होते हैं? आपको पता होगा कि बादल हवा में ही क्यों तैरते हैं, मतलब ये जानकारी होना जरूरी है, बादल हवा में ही क्यों तैरते हैं। क्या आप जानते हैं कि बादल हवा में क्यों तैरते हैं? तो इनका जो डेंसिटी होती है यानी घनत्व होता है, इनका ये जो घनत्व होता है बहुत ही कम होता है, और घनत्व कम होने के कारण बादल का जो घनत्व होता है वो क्या होता है? घनत्व, इनका घनत्व कम होता है, और कम होने के कारण ये क्या होते हैं? हवा में तैरते हैं। किसके कारण तैरते हैं? हवा में तैरते हैं, कम घनत्व होने के कारण। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कम घनत्व होने के कारण क्या होता है? ये हवा में तैरते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आखिर बादल होते क्या हैं, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। धरातल से अत्यधिक ऊंचाई पर वायुमंडल में निहित जलवाष्प के संघनन के फलस्वरूप निर्मित जलकणों के हिमकणों को समूह को बादल कहा जाता है। हिमकणों के समूह को क्या कहा जाता है? बादल कहा जाता है। बादल मुख्य रूप से हवा के रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा ठंडे होने पर एवं उसके तापमान के उषांक से नीचे गिरने के कारण बनते हैं। बादलों के प्रकार कितने होते हैं? तो रूप के आधार पर बादलों के 4 प्रकार होते हैं। एक तो होता है पच्छाप बादल, दूसरा होता है कपाशी बादल, तीसरा होता है स्तरीय बादल, चौथा होता है वर्षा बादल। तो 4 प्रकार के बादल होते हैं, इनके बारे में भी हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पच्छाप बादल की। तो पच्छाप बादल क्या होता है? निर्माण इसका 8,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। रंग आपको इसका सफेद देखने को मिलेगा। यह पतले एवं बिखरे हुए बादल होते हैं जो कि पंख के समान प्रतीत होते हैं। इनसे वर्षा नहीं होती है। किनसे वर्षा? पच्छाप बादल से वर्षा नहीं होती है, और यह चक्रवात के आगमन के सूचक होते हैं। किसके सूचक होते हैं? चक्रवात के आगमन के सूचक। यानी मतलब इनसे क्या आता है? चक्रवात आता है। ये किसके कारण बन सकते हैं? चक्रवात का कारण बनते हैं। नेफोस्कोप बादल की गति, नेफोस्कोप जो है वो बादल की गति एवं दिशा मापने वाला यंत्र है। बादल की गति और दिशा किससे मापी जाती है? नेफोस्कोप से नापी जाती है। याद रखिएगा, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है।
कपासी बादल से वर्षा होती है, याद रखिएगा ये भी महत्वपूर्ण है। और इसका जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है, 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर कपासी बादलों का निर्माण होता है। और ये बिल्कुल रुई के समान दिखते हैं। आकार जो इनका होता है गुंबदाकार एवं फूल गोभी की तरह इनका आकार होता है। और ये साफ मौसम की सूचना देते हैं, प्रायः साफ मौसम की सूचना देते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं स्तरीय बादल की। स्तरीय बादल का निर्माण 2000 मीटर तक की ऊंचाई तक होता है। और यह धरातल के निकट कोहरे के समान बादल होते हैं। अनेक परतें होती हैं इसमें और आकाश में पूरी तरह से छाए रहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में शीत ऋतु में दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलने से ये बनते हैं। क्या, स्तरीय बादल की बात हो रही है। अब बात करते हैं वर्षा बादल की। तो वर्षा बादल का निर्माण 2000 मीटर की ऊंचाई तक होता है। रंग कैसा होता है, काले एवं गहरे स्लेटी रंग के वर्षा बादल होते हैं। पृथ्वी की सतह के काफी नजदीक होते हैं ये बादल। और इनके विस्तार के कारण अंधकार छा जाता है। जैसे ही इनका विस्तार होता है तो क्या हो जाता है, अंधकार यानी काला सा सब हो जाता है, क्योंकि इसमें अधिक सघनता कारण सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं पहुंच पाता। इसमें इतनी सघनता होती है, मतलब ये कितने इनके जो कण होते हैं वो बहुत ही इतने पास पास होते हैं, इतनी सघनता होती है जिससे सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाता है और यहीं पर बना रहता है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, अंधेरा सा छा जाता है, कालापन छा जाता है, अंधकार छा जाता है पृथ्वी पर। और ये वर्षा जो है आर्द्रता को बढ़ा देते हैं। वायुमंडल में क्या कर देते हैं, आर्द्रता को बढ़ा देते हैं। परिमाण स्वरूप क्या होती है, इसमें शीघ्र वर्षा होना प्रारंभ हो जाती है, वर्षा भी होना प्रारंभ हो जाती है। अब देखिए बात करते हैं कोहरा की। फॉग क्या होता है, वायुमंडल के निचली परतों में एकत्रित धूल कण या धुएं के कण को एवं संघनित जल पिंडों को क्या कहते हैं, कोहरा कहते हैं। संघनित जल पिंडों को याद रखिएगा, केवल जल पिंड की बात नहीं हो रही, संघनित जल पिंडों की बात हो रही है। इसको क्या कहते हैं, कोहरा कहते हैं। धुंध किसे कहते हैं, कुहासा भी एक प्रकार की कोहरा ही है। इसे धुंध को हम क्या कहते हैं, कुहासा कहते हैं। धुंध एक प्रकार का कोहरा ही है। इसमें दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक जबकि 2 किलोमीटर से कम होती है। दृश्यता है जो वो 1 किलोमीटर से अधिक होती है लेकिन 2 किलोमीटर से कम होती है। 2 किलोमीटर से आगे का नहीं देख सकते हैं। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक रहा था वर्षा एवं बादल, बादल एवं वर्षा। कैसा लगा आपको हमारा ये टॉपिक, कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो की कमेंट में। और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए मिलते हैं इसे अगले शानदार लेक्चर के साथ, शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और जो साथी चैनल पर नए हो, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।